ये आपका जो है छठा चैप्टर हो गया बायोलॉजी का, जिसका नाम क्या है, वंशागति का आणविक आधार। ठीक है, चैप्टर का पहले नाम ही समझ लो, चैप्टर क्या कह रहा है। कह रहा है वंशागति। सब लोग जानते हैं वंशागति क्या होता है। कोई भी गुण एक वंश से दूसरे वंश में गति करता है, क्या करता है, इसी गति को क्या कहते हैं, वंशागति। कहता है इसका आणविक आधार क्या है, मतलब कौन ऐसा अणु है, कौन ऐसा केमिकल है, कौन ऐसा परमाणु है जो इसका बेस है। किसका बेस, वंशागति की। जैसे हम लोग का बेस अभी क्या है, धरती है, हम लोग इस पे खड़ा है, यही हम लोग का बेस। ठीक उसी प्रकार जो गुण एक वंश से दूसरे वंश में जा रहा है, उसका बेस कौन है, उसका आणविक आधार कौन है। इस पूरे अध्याय हम लोग यही पढ़ेंगे कि वंशागति का आणविक आधार क्या है। तो बताइए आप सब, कौन सा आणविक आधार है वंशागति का। डीएनए। क्या है, डीएनए। डीएनए एक प्रकार का केमिकल्स है, अणु है, मॉलिक्यूल्स। तो वंशागति का आणविक आधार मतलब मॉलिक्यूल बेस, मॉलिक्यूलर बेसिस कौन है, डीएनए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर हमको पढ़ना है किसका आधार, वंशागति का आधार। कि आखिर कौन ऐसा केमिकल हमारे बॉडी में है जो केमिकल कहाँ चल जाता है, हमारे अगले संतान में चला जाता है, जिसके कारण हमारे जैसा ही गुण किस में हो जाता है, अगले पीढ़ी में हो जाता है। ठीक है, चलिए। इसका मुख्य रूप से आप सब जानते हैं कि इसका जो बेसिस होता है, जो मुख्य आधार है, वो क्या है, डीएनए। आइए, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, आप सबको पता है। तो यही क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल्स को क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन बेस। क्या बोला जाता है, मतलब नाइट्रोजनी क्षार है। बेस मतलब क्षार, क्षारीय पदार्थ से कौन बना हुआ है, डीएनए बना हुआ है। और उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के क्षार होते हैं, एक प्यूरिन क्षार और दूसरा पैरामिडिन क्षार। क्षार मतलब भस्मिक पदार्थ, भस्म होता है ना, बेस मतलब क्षार या भस्म, पढ़े 10th क्लास में आप लोग। तो उसी बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से कई प्रकार के केमिकल्स आते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हो गया ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेस। क्या है, इन्हीं सब केमिकल्स के कारण क्या होता है, माता पिता का गुण अगले वंश में गति करता है। इसी गति को क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं, वंशागति। आए समझ में, चलिए। अब देखिए, जो डीएनए होता है वो दो प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है। एक ऐसा डीएनए जो प्रोकैरियोटिक सेल में रहता है, किस सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा गोलाकार डीएनए रहता है। किस आकार का डीएनए, तो जो डीएनए होता है ये भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब हुआ जो अविकसित है, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अर्थात जो सेल छोटे छोटे जीवों में होता है। किस जीव में, सूक्ष्म जीव में होता है, उसी सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा गोलाकार डीएनए होता है। कैसा होता है, डीएनए उसके अंदर भी है, तब ना बैक्टीरिया का बच्चा बैक्टीरिया पैदा लेता है, वायरस का बच्चा वायरस। तो वो गुण, उसके अंदर भी गुणों का स्थानांतरण होता है, लेकिन उसका डीएनए हमारे जैसे डीएनए नहीं होता है, उसका डीएनए कुछ गोलाकार जैसा होता है। ठीक है, और उसके डीएनए को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। इस प्रकार से उसका डीएनए क्या होता है, गोलाकार होता है। और अभी हम लोग का डीएनए आप देखे थे, वो क्या होता है, रेखीय रूप से इस प्रकार से होता है, लीनियर डीएनए उसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या रेखीय डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में गोलाकार डीएनए क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको दोनों में डिफरेंस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए, गोलाकार डीएनए। ठीक है, और डेवलप जीव में या प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए, यूकैरियोटिक सेल में, सॉरी यूकैरियोटिक सेल में या डेवलप जीव में कैसा डीएनए, लीनियर डीएनए। ठीक है, और कुछ डीएनए भी उस आधार पे, मतलब सेल के आधार पर दो प्रकार से हो जाते हैं। जो डीएनए स्पेशल केंद्रक में है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। जो कहाँ है, केंद्रक में है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं। और यदि कोई सेल के किसी अगले पार्ट्स में, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया में, तो हो गया माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। राइबोसोम है तो राइबोसोमल डीएनए।
ठीक है। आखिर सभी स्ट्रक्चर जो डीएनए हमारे सेल के अंदर ही है, लेकिन सभी का पर्सनल डीएनए है। राइबोसोम का अलग डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया का केंद्रक का स्पेशल डीएनए, क्योंकि केंद्रक मेन काम करता है। केंद्रक ही ना, स्पर्म का केंद्रक ही ना मिलता है कहाँ, ओवम के केंद्रक से। इसी कारण जो गुण का ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो गुण को एक वंश से दूसरे वंश में ले जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, न्यूक्लियर डीएनए। किसका, जो डीएनए कहाँ है, केंद्रक में है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब निषेचन होता है, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ चुके हैं कि स्पर्म और ओवम का केवल और केवल कौन मिलता है, केंद्रक ही मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है। ठीक है। तो गुणों को स्थानांतरित करने के लिए अर्थात वंशागति का आणविक आधार क्या माना गया, डीएनए माना गया। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें डीएनए, उसमें अनुवांशिक पदार्थ का काम कौन करता है, आरएनए। एग्जाम्पल बताओ। हाँ, राइनो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए, तो क्या उसका बच्चा उसके जैसा नहीं होगा। तो समझ में आया, न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है, जो डीएनए किसमें होता है, सेल के केंद्रक में होता है, या जो गुणों को स्थानांतरित करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, अगर आपका नियम है 4 गाफ का नियम, पढ़े हैं ना। ये नियम जो है मुख्य रूप से डीएनए के नाइट्रोजन बेस पर आधारित है। किस पर, नाइट्रोजन बेस पर। तो 4 गाफ में सबसे पहला नियम कहता है कि जो डीएनए में एडेनिन और थायमिन का अमाउंट होता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। डीएनए में एडेनिन और थायमिन की संख्या क्या होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या, अर्थात प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडिन। किसी भी डीएनए में प्यूरिन की मात्रा और पैरामिडिन की मात्रा क्या होता है, यह कौन बताया था, चारगाफ ने बताया था। इसी कारण इस नियम को क्या बोलते हैं, चारगाफ का नियम बोलते हैं। इसके अलावा और बहुत बात बताया कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, किससे। ठीक है, आगे इसको दिखाते हैं। हाँ, ये हो गया एक प्रकार के तराजू, मतलब एक तराजू में प्यूरिन है, एक तराजू में, तो दोनों का कांटा कुछ इस प्रकार आता है, नहीं ज्यादा नहीं कम, अर्थात क्या है, दोनों की संख्या बराबर है। ठीक है। और देखिए चारगाफ का रूल क्या बताया कि एडेनिन और थायमिन दोनों हमेशा कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, बट परंतु ग्वानिन और साइटोसिन कितने बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते। सब याद होते जा रहा है। चारगाफ का पहला नियम क्या है कि एडेनिन और थायमिन की मात्रा बराबर, ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा, एडेनिन और थायमिन के बीच कितना बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी डीएनए में प्यूरिन की मात्रा और पैरामिडिन की मात्रा क्या होता है, बराबर होता है। वेरी गुड। अब देखिए, डीएनए ही किसी भी जीवों का इवोल्यूशन का आधार है। क्या है, डीएनए के कारण ही जीवों का इवोल्यूशन होते हैं। हो गया आपका फ्रैंकलिन का सिद्धांत हो गया। ठीक है, कब दिया था ये, 1953 में। क्या क्या था, डीएनए का एक्सरे फोटोग्राफी किया। कैसा, एक्सरे फोटोग्राफी किया। ठीक है, कितने ईस्वी में, 1953 ईस्वी में किया था। और बताया कि डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड का व्यास होता है, जैसे देखो ध्यान से, ये आपका डीएनए हो गया, और ये हो गया आपको 5 प्राइम, और ये हो गया, तो डबल स्ट्रैंड का डीएनए होता है। डीएनए कितने स्ट्रैंड का, मतलब दुई श्रृंखला वाला होता है। आरएनए सिंगल श्रृंखला वाला होता है, ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डीएनए कितने श्रृंखले वाले, उसी को हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंड, और आरएनए एक श्रृंखला वाले, सिंगल स्ट्रैंड। तो ये जो 2 स्ट्रैंड होता है, इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ तो दूरी होगा। हाँ, उसी दूरी को इन्होंने बताया था कि कितने एंगस्ट्रम होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की बीच की व्यास, बीच का डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। यही पहली बार कौन बताया था, अब पता नहीं महिला था कि पुरुष था। नहीं रे, देखने में कैसा लग रहा है। चलिए देखिए, यही था आपका डीएनए का एक्सरे। देखो डबल स्ट्रैंड एक्सरे ऐसे नहीं होता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। अभी तक तो कोई रंगीन नहीं आया, डिजिटल एक्सरे भी आया है, लेकिन प्रिंट आउट तरह होता है, लेकिन वो भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ठीक है,
अब